नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। आई होप आप लोग लॉकडाउन में पूरा लाभ उठा रहे होंगे इस लॉकडाउन का और पॉजिटिविटी के साथ लगातार अपनी स्टडी में लगे होंगे और एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है ब्लैक बक, काला हिरण। न्यूज़ में क्यों है? तो महाराष्ट्र के गोंदिया शहर में दीवार से टकराने के कारण एक काले हिरण की मृत्यु हो गई। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था इसका, तो इसको अगर आप लोग देखना चाहें वैसे मिल जाएगा वीडियो, लेकिन सिर्फ इसके लिए बारे में न्यूज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। काला हिरण अर्थात भारतीय मृग भारत के अतिरिक्त उपमहाद्वीप में नेपाल एवं पाकिस्तान में पाया जाता है। इसे बांग्लादेश में विलुप्त घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसे बांग्लादेश में विलुप्त घोषित किया जा चुका है और भारत, पाकिस्तान और नेपाल में ये पाया जाता है। दूसरी जो खास बात है इसमें वो ये है कि पंजाब, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश का ये राजकीय पशु भी है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये 3 राज्यों का राजकीय पशु है, पंजाब, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जल की नियमितता वाले मैदानों एवं कम घने जंगलों में रहता है। भारत में यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है रहने के लिए वो क्या है कि मैदानी क्षेत्र हो जहाँ पर जल की उपलब्धता हो लगातार, और साथ ही कम घने जंगल हो। कम घने जंगल से इससे एक फ़ायदा ये होगा कि ये किसी भी जानवर का शिकार जल्दी नहीं बन पाएगा, इससे भागने में आसानी होगी। तो घने जंगलों में इससे रहने से इसको बहुत ज़्यादा लॉस है, इसलिए ये कम घने जंगलों में पाया जाता है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन वही है। राजस्थान का बिश्नोई समाज विश्व भर में काले हिरण चिंकारा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है। इवन सलमान खान पर जो केस चल रहा है ब्लैक बक को लेकर, वो केस भी बिश्नोई समाज द्वारा ही फाइल किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में काले हिरण का शिकार निषिद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसे आप शिकार नहीं कर सकते हैं। इसे आईसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न यानी संकट मुक्त श्रेणी में अभी रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल श्रेणी में रख दें। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लीस्ट कंसर्न में, जबकि हम लोगों को लगता है कि नहीं यह विलुप्त हो चुका है, ऐसी कोई कंडीशन है, तो भी संकट मुक्त है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है इसकी ब्लैक बक की और काफ़ी देखने में खूबसूरत लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है फेड कप हार्ट अवार्ड के बारे में। किसको मिला है? तो अभी सानिया मिर्जा को मिला है ये अवार्ड एशिया और ओशियानिया जोन के लिए। ठीक है, और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय हैं। अब मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को पाने के लिए एक जनरल सार्वजनिक वोटिंग होती है, जिसमें जो अधिक वोट जिनको मिलता है उसे ये पुरस्कार दे दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सानिया मिर्जा के साथ साथ इंडोनेशिया की एक 16 वर्षीय प्लेयर जिनका नाम है प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो, वो भी इनके सामने थी और सानिया मिर्जा ने प्रिस्का मैडलिन नुग्रोहो को ही हराकर ये पुरस्कार जीता है वोटिंग में। ठीक है, तो मां बनने के बाद वापसी की वजह से इनको ये पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। 3 और लोग हैं जिन्होंने वोटिंग के द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। एक तो हैं अनास्तासिया सेवास्तोवा जो कि लातविया की हैं, और दूसरी हैं एनेट कांटेविट एस्टोनिया की, और फर्नांडा कांटेरस गोमेज जो कि मैक्सिको की। आप लोगों से ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों के तीनों कैपिटल याद होंगे और लोकेशन भी आप लोगों को पता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सानिया मिर्जा का एक ट्वीट भी आया है। ट्वीट क्या है? क्या आई वांट टू डोनेट द फंड्स दैट आई गेट फ्रॉम दिस अवार्ड टू द तेलंगाना सीएम रिलीफ फंड एज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स विद द वायरस, थैंक यू ऑल। मतलब ये कह रही हैं कि जो भी अवार्ड्स में हमें, जो इस अवार्ड में जो भी पैसे मिले हैं वो हम इस
तेलंगाना में सीएम रिलीफ फंड में डोनेट करेंगे, क्योंकि इस समय वर्ल्ड जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है और इस वायरस से निपटने के लिए हम इस पैसे को डोनेट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन जेस्चर दिखाया है सानिया मिर्जा जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है साल फॉरेस्ट टर्टॉइज के बारे में, साल वन कछुए के बारे में। तो न्यूज़ क्या है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि देहरादून में है, इसके पारिस्थितिकीविदों द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया कि साल वन के कछुओं के 90% से अधिक जो वितरण है, जो ये पाए जाते हैं, इनका वर्तमान संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के बाहर मौजूद है। मतलब ज़्यादातर जो 90% कछुए हैं वो संरक्षित जोन से बाहर मिल रहे हैं। अध्ययन कहाँ किया गया है? तो अध्ययन किया गया है बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में और साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में किया गया है। अध्ययन में क्या विशेष चीज़ें रहीं? तो पूर्वोत्तर भारत में संरक्षित क्षेत्रों में जो सालवन कछुओं का प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये बताया गया है। और इन प्रजातियों के अनुमानित वितरण का 29% उच्च वन आगने वाले, मतलब ऐसे वन जहाँ पर आग बहुत ज़्यादा लगती रहती है, उन क्षेत्रों में के अंतर्गत आता है। 29% उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर आग बहुत ज़्यादा जिन वनों में लगती रहती है। आगे देखते हैं। यह प्रजाति पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि वाले क्षेत्रों में निवास करती है। झूम कृषि मतलब वो स्थानांतरित कृषि की बात की जा रही है, जहाँ पे कुछ जनजातियाँ कुछ समय के लिए एक जगह खेती करती हैं, उसके बाद शिफ्ट कर लेती हैं दूसरी जगह खेती को, जब वो उर्वरता खत्म हो जाती है एक जगह की। ठीक है, तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती कहा जाता है। अन्य देशों में इसे अलग अलग नामों से कई क्षेत्रों में बोला जाता है। इस क्षेत्र के वनों में आग लगने से न केवल इनकी मौत हो सकती है बल्कि इनकी बस्तियों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बार बार ये जंगल को जलाते हैं ये जनजाति ये लोग, और नई खेती के लिए नई ज़मीन को तैयार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये कछुए पाए जा रहे हैं उनकी बस्तियों को नुकसान पहुंच सकता है और जलने की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। आयुष्मान के अनुसार आने वाले 90 वर्षों में इनकी आबादी 80% तक कम हो सकती है, ये भी बताया गया है आयुष्मान के द्वारा। आगे देखते हैं। साल फॉरेस्ट जो टर्टॉयज है इसे एलंगेटेड टर्टॉयज या एलो टर्टॉयज भी कहा जाता है। आगे बढ़िए तो देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में ये पाया जाता है। इसका शिकार भोजन, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार तथा स्थानीय उपयोग जैसे सजावटी मुखौटे के लिए किया जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला एक एलो टर्टॉयज है जिसे हम लोग साल फॉरेस्ट टर्टॉयज भी कहते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग होता है इसका? तो सजावटी मुखौटे के लिए किया जाता है। साथ ही चीन में इस कछुए की जो खोल है, जो कवरिंग है ऊपर की, उसको पीस करके एक मिश्रण तैयार करते हैं जिसे कामोत्तेजक के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं वो लोग। ठीक है, इस वजह से भी इसकी तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में चीन के बाजारों में होती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। तो याद रखिएगा, इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक है, इसे जो IUCN है उसकी रेड लिस्ट में भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लीस्ट कंसर्न श्रेणी, वो कौन था? ब्लैक बक था। ठीक है, ये क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप तो कब होगा ये? 17 फरवरी से 7 मार्च के मध्य 2021 में भारत में फीफा एस नहीं ए है अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। कब होगा? 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच। 2019 कोविड-19 जो है ये स्थगित कर दिया गया। अभी 2020 में इसको होना था 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच, लेकिन ये नहीं हो पाया। 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब जो इसमें खास बात है वो ये है कि फीफा ने घोषणा की टूर्नामेंट की मूल पात्रता मानदंड वही बने रहेंगे। मतलब ये कि जो 2020 में इस वर्ल्ड कप को खेलने वाले, चूँकि अंडर 17 वर्ल्ड कप है इसलिए एक एज लिमिट है, तो अंडर 17 वाले वो बच्चे जो 21 में खेलेंगे, हो सकता है कुछ उसमें से ओवर एज हो जाएँ। तो इसके लिए क्या किया गया है कि मानदंड, पात्रता मानदंड जो है उसको वही बना के रखा जाएगा, यानी 1 जनवरी 2003 के बाद और 31 दिसंबर 2005 के पहले जो भी खिलाड़ी जन्मे हैं उन सबको इसमें भाग लेने की छूट प्रदान की गई। वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 जगहों पर ये मतलब खेल जो होगा वो खेला जाएगा। एक कोलकाता में, गुवाहाटी में, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नई मुंबई में। तो ये 5 जगहों पर कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है वो मेज़बान है इस पूरे गेम का, इसलिए इंडिया स्वयं से क्वालिफाई कर गया है इसमें। इसे क्वालिफाइंग मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। भारत में घटा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, क्या ये सच है?
तो देखते हैं, कार्बन ब्रीफ नामक एक पर्यावरण संबंधी एक वेबसाइट है। इसने विश्लेषण किया कि कोरोना संकट के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो ऐसा पहली बार हुआ 40 सालों में जब कार्बन उत्सर्जन घटा है, और उसका रीजन क्या बताया गया है, कोविड-19 को। क्या रही रीजंस? कोविड-19 ही सिर्फ नहीं है, देश में नवीकरणीय ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा हो रही है, क्योंकि आजकल सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और इसके अलावा टाइडल एनर्जी बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है, और साथ ही कई अन्य सब्सिडाइज स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में, किसान अपने खेतों में सोलर पैनल्स का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजली की गिरते खपत से जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आ रही है। साथ ही भारत सहित पूरा विश्व जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित की हुई है। लॉकडाउन के चलते अभी तो कुछ हमारे उद्योग धंधे शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत में लॉकडाउन 1 के दौरान सभी उद्योग धंधों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड सिस्टम चल रहा है इसमें, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं कि उद्योग धंधों में कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ें कि ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से, तो व्हीकल्स भी रोड पर कम दिखाई पड़ रही हैं, ट्रैफिक कम हो रहा है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की गैसें भी कम निकल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण में काफ़ी सुधार हो रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जीवन बच रहा है और साथ ही पर्यावरण में भी सुधार हो रहा है। कुछ कमियां भी हैं, वो एक अलग मैटर है, पोलिटिसाइज करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे राजनेताओं का काम है, वो अपना करते रहें। लॉकडाउन के चलते पिछले 4 दशकों में पहली बार भारत कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में मार्च में 15% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि अप्रैल में 30% की गिरावट दर्ज की गई। तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, तो शोधकर्ताओं ने तेल, गैस और कोयले की खपत का अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया है कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष, जो अभी पिछला वित्त वर्ष समाप्त हुआ है 2019-20 में, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 30 मैट्रिक टन तक की कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी? 30 मीट्रिक टन। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के शोधकर्ताओं ने कहा कि देश में कोयले की मांग में पहले से कम हुई है। तो जो कोयला की डिमांड है वो भी पहले से कम हुई है। आसमान साफ नजर आने चाहिए। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष में मार्च के अंत में कोयले की डिलीवरी में 2% की कमी आई। ऐसा 2 दशकों में पहली बार हुआ। वहीं इस दौरान कोयले की बिक्री में 10% और आयात में 27.5% की गिरावट दर्ज की गई है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा सुधार हुआ है। हम बाहर से जो कोयला मंगाते हैं उसमें भी 27.5% की कमी आई है, और साथ में जो घरेलू कोयले की बिक्री है उसमें भी 10% की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2020 में साल दर साल तेल की खपत में 18% की कमी आ रही है। एक मैंने न्यूज़ को आप लोगों को बताया था, जिसमें WTI जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस मैंने बताया था कि -$40 तक चला गया था, जीरो से भी नीचे। यानी जो लोग परचेज करते थे उस क्रूड ऑयल को, उनको जो लोग बेच रहे हैं वो लोग $40 एक्स्ट्रा देते थे। तो ये चीज़ें भी हमने, आप पिछले न्यूज़ हमारे देखेंगे जो वीडियोस, उसमें मिल जाएगी आपको WTI के बारे में। ठीक है, 18% की कमी आई थी। इस बीच नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति साल दर साल अधिक होती गई है। कोरोना महामारी के बाद इसमें और इजाफा हुआ है। तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर काफ़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, खासकर पेरिस कन्वेंशन को साइन करने के बाद, और फिर इंडिया ने जो सोलर अलायंस बनाया है उसका लीडिंग मेंबर होने की वजह से भारत काफ़ी तेज़ी से इसमें मेहनत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा अप्रैल के अंत में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष की पहली तिमाही में कोयले की दुनिया का 8% उपयोग केवल भारत करता था। मतलब जितना भी वर्ल्ड वाइड कोयला का उपभोग होता था उसमें इंडिया जो है वो 8% करता था। जबकि इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा की मांग में मामूली वृद्धि देखी गई पहले। ठीक है, माना जाता है कि कोयले से निर्मित बिजली की मांग में गिरावट की वजह क्या है कि जो प्रतिदिन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसकी लागत अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, टोडा ट्राइब्स के बारे में चर्चा में क्यों है। तो अभी कोविड-19 जो चल रहा है उसमें जो टोडा कारीगर हैं उन लोगों ने मास्क बनाने में अपनी पारंपरिक कौशल का उपयोग किया है। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखिए मास्क काफ़ी खूबसूरत है, लोग काफ़ी प्रिंटेड नहीं, मतलब कढ़ाई वाले मास्क काफ़ी अच्छी बनाते हैं लोग। ठीक है, टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। टोडा भाषा का संबंध द्रविड़ियन भाषा परिवार से है। ठीक है, कौन सी भाषा से? द्रविड़ियन। किंतु क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार में असामान्यों अलग हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या है, 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो डेयरी उद्योग है, वेत
और बांस आदि का पारंपरिक व्यापार द्वारा ये अपनी जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है टोडा कढ़ाई के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है इसे क्या कहा जाता है, पोहर कहा जाता है, ठीक है, पोहर। जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शाल है जो कि शॉल है, जिसे पुटकुली कहा जाता है। यह एक भव्य परिधान है जो केवल कुछ विशेष अवसरों पर पहना जाता है, जैसे त्योहारों में, मंदिरों में, और अंत में कफन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ की महिलाएं काफ़ी अच्छी कढ़ाई इस पर कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा की जाती है और इसमें रूखे सफ़ेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिजाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले और कभी कभी नीले धागे का भी प्रयोग किया जाता है। और इस एम्ब्रॉयडरी को, इस कढ़ाई को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें।